नहीं केंद्रीय विद्यालय, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए थोड़ा एक मन में टीस रहती है कि भाई इतने सैनिक होने के बावजूद और इतना दावे किए जाते हैं कि शेरगढ़ है वो राजस्थान की नंबर 1 विधानसभा है, तो ये कैसी नंबर 1 विधानसभा है कि वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जैसी कोई संस्था नहीं। लेकिन इसके अंदर जवाब क्या मिला कि इस प्रकार का कोई प्रयास हुआ ही नहीं, ऐसा कोई मुद्दा प्रस्तावित किया ही नहीं, तो फिर ये राजनेता लोग, ये विधायक, ये केंद्रीय मंत्री क्या काम कर रहे हैं? आखिर भोली भाली जनता है उनको गुमराह कर रहे हैं। ये नेताओं के भरोसे रहे तो ये भी कमी रहेगी अपनी, क्योंकि शेरगढ़ में अब देखें तो अब जो भूतपूर्व सैनिक वर्ग है उसको भी आगे आना होगा और प्रमुखता से इस मांग को रखना होगा। भूतपूर्व सैनिक वर्ग और जो शिक्षक वर्ग है, क्योंकि ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनका भरोसा सबसे ज्यादा। राजस्थान के शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर के बारे में काफी चर्चाएं हैं और शेरगढ़ में चलती हैं कि शेरगढ़ का ऐसा विधायक है जो काफी मुद्दे हैं वो उठाता है, लेकिन शेरगढ़ की राजनीति के अंदर भूसाल तब आ जाता है कि बाबू सिंह राठौर के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हाल ही में एक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का शेरगढ़ के सोइंत्रा के अंदर एक दौरा था। उस दौरे के अंदर भजन लाल स्वयं कह रहे हैं कि आपके जो विधायक है बाबू सिंह जी काफी होशियार है, लेकिन होशियार के दावे किए जाते हैं। राजनीतिक मंचों पर पूरा जो समायोजन होता है, लोग आते हैं, उनके बारे में चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि राजनीति का एक दमदार चेहरा है वो बाबू सिंह राठौर है, जो काफी चर्चित भी रहता है, विधानसभा में काफी मुद्दे भी उठते हैं। लेकिन अकाउंट्स पे कई इस क्षेत्र के लोगों का, खासकर युवाओं का मैसेज आया है कि भाई हमें भी है वो अपने क्षेत्र में आरटीआई लगानी है। किसी ने अपना ग्राम पंचायत का मुद्दा बताया, किसी ने जल जीवन का मुद्दा बताया। ऐसे लेकर उनके मन में ये प्रश्न आया कि भाई आरटीआई जब इतना बड़ा हथियार है तो वो भी उनका है वो यूज़ करके किसी जगह कोई भ्रष्टाचार हुआ है या कोई काम है वो अगर पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, उस चीज़ को लेके है वो काफी क्वेरीज आई। का जो केंद्रीय विद्यालय को लेकर काफी चर्चाएं अभी तेज है, लेकिन अब जो आरटीआई का जवाब आया है उसको आप यदि सुनोगे मेरे स्क्रीन पर, तो इसका एक जो पूरा का पूरा जो एक ब्यौरा है वो आपको इसमें साथ में दिख जाएगा। लेकिन इसके अंदर जवाब क्या मिला कि इस प्रकार का कोई प्रयास हुआ ही नहीं, ऐसा कोई मुद्दा प्रस्तावित किया ही नहीं, तो फिर ये राजनेता लोग, ये विधायक, ये केंद्रीय मंत्री क्या काम कर रहे हैं? आखिर भोली भाली जनता है उनको गुमराह कर रहे हैं। राजनाथ सिंह बालेश्वर पहुंचे थे, उस समय ये चर्चाएं हुई थी कि स्वीकृत हो गया, लेकिन अब जब जवाब मांगा एक युवा ने तो उसको जवाब मिला कि अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया हमारे पास, ऐसा प्रावधान आया ही नहीं। ये मांग चल रही है, तो आखिर कितने युवाओं का भविष्य है वो अंधेरे गर्त में चला गया है, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं सवय सिंह खारीबेरी और आप देख रहे हो आरसी मीडिया। आज हम बात कर रहे हैं शेरगढ़ की। शेरगढ़ विधानसभा वो क्षेत्र है, वो सरजमी है जहां पर सबसे ज्यादा झुंझुनू के बाद यदि कहीं शहीद हुए हैं तो शेरगढ़ में हुए। लेकिन आज मैं शेरगढ़ के इस विषय को लेकर आपके सामने एक पॉडकास्ट लाया हूं। इसके अंदर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं युवा साहित्यकार अर्जुन प्रताप सिंह इंदा, क्योंकि आज हम यदि शेरगढ़ की बात करते हैं तो शेरगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं, लेकिन एक जो राजस्थान के अंदर बालेश्वर गांव के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उस समय के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री, और शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर, ये वही मंच था जो उस समय उन दिनों काफी चर्चित रहा, क्योंकि उसी मंच पर एक बहुत बड़ा जो एक वादा हुआ था कि केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गया है। उसको लेकर ये पूरा का पूरा दौर चला, काफी चर्चाएं चली, फिर समय के साथ सब बदल गए, लेकिन अब एक युवा नौजवान जो आज हमारे साथ बैठे हैं अर्जुन प्रताप सिंह इंदा, इन्होंने आरटीआई लगाई और इस पूरे जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है तो आखिर कहाँ हुआ है, इसको लेकर इन्होंने जवाब मांगा। इनको क्या जवाब मिला वो हम आप इस पॉडकास्ट में सुनेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपकी और आपकी पूरी टीम का कि आपने है वो शेरगढ़ के इस चर्चित विषय के ऊपर कवरेज करने का फैसला किया और शेरगढ़ की जनता को है वो जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत कराने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। राजस्थान के शेरगढ़ में जो आपको केंद्रीय विद्यालय को लेकर आपने जो आरटीआई लगाई है उसको लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आरटीआई लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक बार की बात है, जब मैं जोधपुर से है वो बालेश्वर की ओर आ रहा था बस में, रोडवेज बस में, तो उस दौरान मुझे है वो शेरगढ़ के ही एक भूतपूर्व सैनिक मिले थे जिनके बच्चों की पढ़ाई जो है वो जोधपुर में है वो केंद्रीय विद्यालय और इसमें हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि भाई जब मैं देश के लिए सेवा दे रहे थे सेना में,
तो उस समय वो अपने गांव से दूर रहे, देश के लिए इतना समर्पण दिखाया। उसके बाद जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो वो गांव की ओर आए, लेकिन फिर भी गांव आने के बाद भी वो गांव से दूर रहे, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई के लिए उन्हें है वो शहर की ओर जाना पड़ा। क्योंकि शेरगढ़ में ऐसी कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, तो वो नहीं होने के कारण है वो उनके बच्चे जो है वो शहर में पढ़ रहे हैं और वे गांव से दूर रहना पड़ रहा है। तो बच्चों के लिए सार संभाल के लिए उन्हें भी है वो गांव से दूर शहर की ओर रहना पड़ रहा है। तो उनकी वो पीड़ा जो थी, उससे मुझे ये लगा कि वाकई शेरगढ़ को केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है, और इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी वास्तविकता की है, वास्तविकता क्या है, उस चीज़ को लेकर मैंने ये पड़ताल की और मुझे आरटीआई लगानी पड़ी कि भाई आखिर शेरगढ़ की जनता जो इतने सालों से है वो केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रही है और अभी तक केंद्रीय विद्यालय क्यों स्वीकृत नहीं हुआ। उसके बाद जो कुछ और केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत भी हुए थे, जैसे कि फलोदी में हुआ था और कुछ और जगह भी हुआ था, उसमें अगर शेरगढ़ का नाम नहीं आया तो मुझे वाकई अचंभित हुआ कि आखिर क्या वजह रही कि शेरगढ़ का नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो उस स्थिति को जानने के लिए मुझे आरटीआई लगानी पड़ी और आरटीआई ने सारी स्थिति को है वो पूरी तरीके से प्रकट कर लिया। राजस्थान का शेरगढ़ के अंदर केंद्रीय विद्यालय वाला जो एक मुद्दा है, आखिर अरुण प्रताप सिंह जी, ये मुद्दा है ये केंद्र का है या राज्य का है? इसको लेकर कहीं पूरे शेरगढ़ के अंदर बवाल मचा रखा है कि हकीकत के अंदर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो काम नहीं करवा रहे हैं, आगे बात नहीं पहुंचा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो शेरगढ़ के स्थानीय विधायक बाबू सिंह राठौड़ है वो इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से कोई बात नहीं रखी। हकीकत में पूरा माजरा है क्या? जिम्मेदारी की बात करें तो दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो विषय है वो दोनों की सम्मिलित रूप से भागीदारी से ही संभव हो पाता है। क्योंकि अभी तक है वो शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है केंद्र सरकार को, तो इस मामले में पहला कार्य जो है वो राज्य सरकार का बनता है कि वो प्रस्ताव बनाकर है वो केंद्र सरकार के पास भेजें। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो केंद्र सरकार का होता है कि वह उस प्रस्ताव के ऊपर है वो विचार विमर्श करें और जो भी चीज़ें हैं उनको स्पष्ट करके वो केंद्रीय विद्यालय का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृत करें। तत्पश्चात है वो शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति होती है और केंद्रीय विद्यालय है वो भौतिक रूप से बन पाता है। शेरगढ़ के अंदर केंद्रीय विद्यालय की जरूरत क्यों पड़ी, और आखिर यदि भविष्य में यदि हम युवाओं का भविष्य देखें तो शेरगढ़ के सबसे ज्यादा हैं जो सैनिक जो सेना के अंदर जाते हैं, लोगों का रुझान है, यहाँ के जो युवा हैं वो देशभक्ति का जज्बा है, जुनून है, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और पूर्ण रूप से देखा जाए तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं? केंद्रीय विद्यालय की जरूरत शेरगढ़ को क्यों है, ये की संख्या और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और शेरगढ़ जाना भी इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए कई बार क्या होता है कि शेरगढ़ के जो सैनिक है वो जब सेवाएं देते हैं देश के लिए, तो उस दौरान कई सैनिकों के परिवार भी उनके साथ रहते हैं, तो उनके बच्चों की पढ़ाई जहाँ पर भी ड्यूटी करते हैं वहीं होती है। तो वहाँ के जो केंद्रीय विद्यालय हो गया और कोई ऐसी संस्था हो गई तो वहाँ पर उनकी है वो शिक्षा होती है। तो कई बार फिर जब उनका ट्रांसफ़र होता है या जब उनकी है वो सर्विस पूरी हो जाती है लेकिन बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, तो उन्हें है वो बच्चों के लिए एक दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है। क्योंकि जब वो गांव की ओर आता है तो हमारे इस शेरगढ़ साइड में है वो केंद्रीय विद्यालय जैसी कोई संस्था है नहीं, तो उन्हें मजबूरन है वो जोधपुर या कहीं और जहाँ पर है वो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ उनको प्रवेश दिलाना पड़ता है, क्योंकि शेरगढ़ में तो है नहीं केंद्रीय विद्यालय। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए थोड़ा एक मन में टीस रहती है कि भाई इतने सैनिक होने के बावजूद और इतना दावे किए जाते हैं कि शेरगढ़ है वो राजस्थान की नंबर 1 विधानसभा है, तो ये कैसी नंबर 1 विधानसभा है कि वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जैसी कोई संस्थान ही नहीं। केंद्रीय विद्यालय एक राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है, तो उसका जो पढ़ाई का स्तर होता है और वहाँ के जो टीचर होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि जो वहाँ के टीचर का जो सिलेक्शन होता है ना वो बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। पहले वो लिखित परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उनका है वो डेमो क्लास होती है, उसके बाद वो जो टीचर निकल के आता है तो उसका जो स्तर होता है ना वो वाकई उच्च स्तर का होता है। और शेरगढ़ के लिए अगर केंद्रीय विद्यालय मिलता है तो जो शेरगढ़ के जो नौजवान है या जो बच्चे यहाँ प्रवेश लेंगे तो निश्चित रूप से है वो एक अच्छी एजुकेशन लेके जाएंगे और न सिर्फ देश सेवा में सैनिक के रूप में, बाकी हम ये मान सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय खुलने के बाद अगर उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाती है तो वो सेना में अधिकारी जो पोस्ट होती है वहाँ पर भी है वो शेरगढ़ के नौजवान हमें देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा अगर शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खुलता है तो। शेरगढ़ के अंदर केंद्रीय विद्यालय को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे प्रयास सकारात्मक होने चाहिए कि जो शेरगढ़ के युवा हैं वो इस क्षेत्र में
आगे बढ़ सके। और इसको लेकर जो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो धारणा थी कि कहीं ना कहीं जो शेरगढ़ के अंदर केंद्रीय विद्यालय आना सही था वो नहीं आया, आखिर इसके पीछे जो रणनीति है वो कैसी रणनीति बनाए तो एक सकारात्मक दिशा में अपन जा सकते हैं। रणनीति अपनानी चाहिए इस दिशा में है वो, चूँकि है वो नेताओं के भरोसे तो शेरगढ़ में पिछले 1 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक है वो केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया। तो अब ज़रूरत है कि इस मांग को प्रमुखता से रखा जाए, और इसलिए शेरगढ़ में 2 ऐसे वर्ग हैं जो इस चीज़ को लेके है वो अगर आगे आए तो निश्चित रूप से है वो शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं अपन ये देखें कि नेताओं के भरोसे रहें तो ये भी कमी रहेगी अपनी, क्योंकि शेरगढ़ में आप देखें तो अब जो भूतपूर्व सैनिक वर्ग है उसको भी आगे आना होगा और प्रमुखता से इस मांग को रखना होगा। भूतपूर्व सैनिक वर्ग और जो शिक्षक वर्ग है, क्योंकि ये 2 ऐसे वर्ग हैं जिनका भरोसा सबसे ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर अब सैनिक के ऊपर भी समाज के लोग भरोसा करते हैं, और शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षक जो हैं वो भी एक सम्मानित पद है। तो शेरगढ़ में ये दोनों ही संख्या प्रचुर मात्रा में, सैनिक भी खूब हैं और शिक्षक भी खूब हैं। तो अगर ये दोनों संगठन साथ में आते हैं, दोनों वर्ग साथ में आकर ऐसी कोई रणनीति बनाते हैं और इस मांग को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से वो शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा प्रयास किए जाएंगे, सकारात्मक दिशा में प्रयास किए जाएंगे तो निश्चित रूप से शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खुल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। असल में बात करें तो कई युवा जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में उनको पता नहीं चलता कि आखिर आरटीआई लगाने का प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आरटीआई लगाई जाती है और कैसे उनको जवाब मिलता है। इस पूरा जो एक प्रक्रिया है इसके बारे में आप बताइए। आरटीआई लगाने की प्रक्रिया बहुत ही ईजी है, और जब से मैंने ये जो केंद्रीय विद्यालय को लेकर जो आरटीआई लगाई थी उसके बाद मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कई इस क्षेत्र के लोगों का, खासकर युवाओं का मैसेज आया है कि भाई हमें भी है वो अपने क्षेत्र में आरटीआई लगानी है। किसी ने एक अपना ग्राम पंचायत का मुद्दा बताया, किसी ने जल जीवन का मुद्दा बताया। ऐसे लेकर उनके मन में ये प्रश्न आया कि भाई आरटीआई जब इतना बड़ा हथियार है तो वो भी उनका है वो यूज़ करके किसी जगह कोई भ्रष्टाचार हुआ है या कोई काम है वो अगर पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, उस चीज़ को लेके है वो काफ़ी क्वेरीज आई हैं। तो जो आरटीआई लगाने की प्रक्रिया है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जिस विभाग से आपको जानकारी लेनी है, उदाहरण के लिए आपको है वो ग्राम पंचायत में कोई काम हुआ है उसके बारे में जानकारी लेनी, तो आपको एक सादे कागज़ पे है वो सेवा में लोग जो हैं, लोग जन सूचना अधिकारी जो ग्राम पंचायत के सिलसिले में देखें तो है वो ग्राम सेवक होता है, तो उनके ऊपर संबोधित करके आप वो लिख दीजिए, पन्ने पे विषय लिख दीजिए, और विषय के बाद आप उसमें लिख दीजिए जो जानकारी आपको चाहिए कि भाई मुझे इस योजना की जानकारी चाहिए या इस योजना में कौन कौन लाभार्थी हुए। उदाहरण के लिए अगर कोई ये जानना चाहता है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है वो कितने लोगों को चयन हुआ है, क्या उन आवास की स्थिति है, कब कब जियो टैगिंग हुई है, कब कब पैसे खाते में जमा हुई है, सारी जानकारी आप पूरे ग्राम पंचायत के किसी एक गांव की भी ले सकते हैं, पूरे ग्राम पंचायत की भी ले सकते हैं। उसी अनुसार आप किसी तहसील में अगर कोई राजस्व से संबंधित मामला हो गया या कोई और कैसा भी जो सरकारी कामकाज या सरकारी योजना जितनी भी हैं उस विभाग में आप है वो एक एप्लीकेशन देके वो जानकारी ले सकते हैं। 10 रुपये का इसका शुल्क होता है जो आपको जमा कराना होता है। उसके बाद अगर कोई जानकारी आपको है वो फोटोकॉपी के रूप में मिलती है तो उसके लिए जो चार्जेज हैं वो 2 रुपये फोटोकॉपी था पहले, तो अभी भी शायद इतना ही होगा या बढ़ गया होगा। तो वो चीज़ है, वो चीज़ वहाँ से कंफर्म हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको है वो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। और कई जगह है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, जैसे आरटीआई का जो पोर्टल है एक केंद्र सरकार के अधीन है और एक राज्य सरकार के अधीन है। दोनों ही जगह आप है वो अगर राज्य सरकार का मामला है तो वहाँ आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर केंद्र सरकार वाले में भी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जब आप आरटीआई लगाते हैं तो कई विभाग ऐसे हैं जो है वो टाइम पर उस एप्लीकेशन को चेक नहीं करते हैं, तो उसमें है वो कई बार है वो जवाब मिलने में या सूचना मिलने में देरी होती है। तो उसमें है वो फिर आपको 30 दिन का समय मिलता है। अगर 30 दिन में आपको है वो अगर वो सूचना नहीं मिलती है तो आप उसके लिए है वो प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील का भी समय 30 दिन का होता है, उसमें भी अगर आपको वो जानकारी नहीं मिलती है तो आप द्वितीय अपील कर सकते हैं जो कि राज्य सूचना आयोग में होती है। तो ऐसे करके है वो एक ये मान के चल सकते हैं कि अधिकतर मामला में है वो आरटीआई लगाने के 30 दिन के अंदर जवाब मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं जैसे कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार या ऐसा कोई मुद्दा है तो हो सकता है वो आनाकानी करे जवाब सूचना देने में, तो फिर आप है उसकी अपील कर सकते हैं और आखिर में उनको जवाब देना ही पड़ता है। ये पूरा प्रावधान है और बिल्कुल
वो देरी कर सकते हैं, लेकिन जवाब आखिर में जो जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई है वो देनी पड़ती है। और इस बारे में आप बिल्कुल ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप पूरी प्रक्रिया है वो वहाँ से जान सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि युवाओं को इसमें वो आरटीआई लगानी चाहिए। अगर कोई वाकई ऐसा मुद्दा है जहाँ थोड़े बहुत भी गुंजाइश है कि इसमें वो पारदर्शिता नहीं है और कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो आप बिल्कुल आरटीआई लगाइए और उसके जो सूचना है वो प्राप्त कीजिए। कहीं ना कहीं लंबे समय के अंदर आप देखें तो लगभग काफी दशक से शेरगढ़ के अंदर कांग्रेस का गढ़ था, जिसके अंदर कांग्रेस के धुरंधर जो कद्दावर नेता थे खेर सिंह राठौर, उनकी राजनीति काफी सक्रिय थी। और उसके बाद में जो एक जोधपुर की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से एक चेहरा सामने आता है और उस समय की तत्कालीन 2003 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होती है और उस समय बाबू सिंह का जो चेहरा होता है शेरगढ़ के अंदर अहम बन जाता है। उस समय वो युवा चेहरा था, उसको लेकर काफी चर्चाएं चली, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जाके एक पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि दोनों नेता हैं उसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस राजनीति की परिपाटी वो सेंस होनी चाहिए। अब ये कमान है जो शेरगढ़ की, ये कहीं ना कहीं शेरगढ़ के युवा के हाथ में आनी चाहिए। इसको लेकर युवाओं को यदि राजनीति के अंदर भागीदारी में आगे आना है तो उनके लिए क्या प्रयास है? मैं युवा राजनीति की संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन अभी तक वह संभावनाएं दिखी नहीं है, क्योंकि शेरगढ़ एक सामाजिक सौहार्द वाला इलाका है और अधिकतर जो मामले होते हैं वे आपसी भाईचारे को लेकर ही होते हैं। तो उसमें क्या है कि कई बार अगर युवा कोई चीज़ को उजागर करने की कोशिश करता है तो गांव के जो लोग होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप ये चीज़ क्यों मत करो। जैसे अब मैं मेरे उदाहरण दूँ कि मैंने जब शुरुआत में 1-2 बार आरटीआई लगाई थी तो गांव में भी विरोध हुआ था कि भाई आप क्यों आरटीआई लगा रहे हो, क्यों आप ये उजागर कर रहे हो, जबकि वो चीज़ गलत नहीं थी, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जिससे आपको कोई भी अगर ऐसी योजनाओं में कोई घोटाला वगैरह हो तो उसकी जानकारी मिलती है। तो शेरगढ़ में अभी तक है वो किसी ने ऐसा प्रयास किया नहीं है। तो जब अगर युवा ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से है वो युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा, उन्हें है वो पता चलेगा कि योजना को लेकर क्या हुआ है, सरकारी जो वादे किए गए हैं उनका क्या हुआ है, उन दिशा में क्या प्रयास है, वो चीज़ अपने को बिल्कुल ऑथेंटिकेट रूप में मिलती है। तो जो भी अब युवा हैं और उनके मन में अगर थोड़ी बहुत भी शेरगढ़ के लिए कुछ करने की इच्छा है तो बिल्कुल उन्हें आगे आना चाहिए और राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। और जैसा भी प्रयास बन पड़े, जो कि चूँकि अभी शेरगढ़ में युवा राजनीति को लेकर ज़्यादा चेहरे हैं नहीं, बस बिल्कुल कुछ गिने चुने ही चेहरे हैं जिन्हें अपन युवा राजनीति का चेहरा कह सकते हैं। बाकी अधिकतर है वो जो एक वरिष्ठ नेता ही हैं। तो युवा राजनीति को लेकर शेरगढ़ में अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। केंद्रीय विद्यालय की मांग 1 दशक से की जा रही है। अगर ये केंद्रीय विद्यालय आज से 10 साल पहले बन जाता तो आज 10 साल पहले जो एडमिशन लेता आज वो 10वीं में होता। तो जो 10 साल बीत गए हैं, कितने बच्चे हैं वो उस अवसर से वंचित रह गए जिन्हें केंद्रीय विद्यालय का लाभ नहीं मिल पाया। और 2 साल इस सरकार के भी होने को है। अगर ये केंद्रीय विद्यालय इन 2 सालों में खुल जाता तो शायद आज एक और सत्र उस केंद्रीय विद्यालय का चल रहा होता, क्योंकि ये सत्र तो बीत गया है। और अभी प्रयास अगर तेज नहीं किए तो ये भी अपन मान के चलें कि अगला सत्र भी है वो शेरगढ़ के लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अभी से ही ये प्रयास करना होगा ताकि अभी जो अगले सत्र में है वो 7-8 महीनों या 8-9 महीना का जो समय है उसमें ऐसे प्रयास किए जाएं ताकि जो शेरगढ़ केंद्रीय विद्यालय है वो शेरगढ़ में स्वीकृत हो, और न सिर्फ स्वीकृत हो बाकी संचालित भी हो समय पर, क्योंकि प्रस्ताव जाने के बाद और केंद्र सरकार भी इसके ऊपर विचार विमर्श करेगी तो उसमें भी समय लगेगा। तो उस समय में अगर अपन यहाँ के जो नेता हैं वो इसकी अच्छी पैरवी करें और इसको मुद्दे को प्रमुखता से रखें तो यह संभव है कि जो अभी समय है अगले सत्र में, उस सत्र में है अगले सत्र में है वो केंद्रीय विद्यालय शेरगढ़ में खुले और उसका लाभ शेरगढ़ के जो विद्यार्थी वर्ग है उसको मिले, तभी है वो शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की जो सार्थकता है वो साबित होगी। जो एक शेरों का गढ़ कहा जाता है उनकी बात आगे रखी नहीं जाती, आखिर पूरी प्रक्रिया क्या है वो स्थितियां आप शेरगढ़ की जनता के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आपके क्या विचार है उस कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जोधाना, जय राजस्थान।